बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट कलोनियलिज़म। आज हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कलोनियलिज़म क्या है, ओरिजिन ऑफ पोस्ट कलोनियलिज़म, डेफिनेशन, मेन थ्योरिस्ट्स ऑफ पोस्ट कलोनियलिज़म, मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कलोनियलिज़म को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने कलोनियलिज़म को पढ़ा, कलोनियलिज़म क्या है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप वो वीडियो भी हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ड पोस्ट कलोनियलिज़म क्या है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है पोस्ट का क्या मतलब है। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, पोस्ट का मतलब है बाद की दुनिया, यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद का टाइम, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की दुनिया। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो प्रीफिक्स पोस्ट है ये एक सिर्फ प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपली एक सिस्टम है जो कि कॉलोनियलिज्म के बाद आता है। ठीक है, और कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है। कॉलोनियलिज्म ड्राइव हुआ है रोमन वर्ड कॉलोनिया से, जिसका मतलब है सेटलमेंट या फिर फार्म। सेटलमेंट मीन्स रुकना, कयाम करना, रहना, ठहरना। ठीक है, मोर प्रिसाइजली पोस्ट कलोनियलिज्म इज़ अ रिएक्शन टू द प्रैक्टिसेस ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड यूरोपियन कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये एक पोस्ट कलोनियलिज्म जो है ये एक रिएक्शन है इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट, यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, यानी कि कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एंड इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पोस्ट कलोनियलिज्म की डेफिनेशन के बारे में। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन देख लें। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ बॉडी ऑफ राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू चैलेंज द डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिलेशंस बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न पीपल। यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी जो है ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बॉडी ऑफ राइटिंग है जो कि तमाम डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग को, तमाम डोमिनेंट रिलेशंस को, तमाम डोमिनेंट पावर्स को, चाहे वो वेस्टर्न है चाहे नॉन वेस्टर्न है, उन तमाम को ये चैलेंज करती है। ये कॉलोनियल थ्योरी जो है, ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो उन तमाम जुल्माना रवैयों को, उन तमाम एक्सप्लॉयटेशंस को, उन तमाम कॉलोनाइजर्स जो जितने भी उन्होंने ज़्यादतियाँ की लोगों के साथ, ये उन तमाम की रिस्पॉन्स में लिखी गई। अगर हम पोस्ट कॉलोनियल को आसान अल्फाज में समझें तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है ये एक टर्म है जो कि कॉलोनियलिज्म के बाद के टाइम को रेफ़र करती है। ये मूवमेंट उन वेज़ को रेफ़र करती है जिनमें कॉलोनाइज्ड लोगों ने यूरोप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई अपनी आज़ादी के लिए। जितने भी कॉलोनाइज्ड लोग थे, आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझना है, जितने लोगों को कॉलोनाइज़ किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया डिफरेंट वेज से, उन्होंने क्या किया, यूरोप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई अपनी आज़ादी के लिए। यानी कि वो जो उनको सप्रेस किया हुआ था, जो इनको एक्सप्लॉइट किया हुआ था, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई अपनी राइटिंग के थ्रू, यानी कि लिख के, लिटरेचर के ज़रिए उन्होंने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। तो मिड 20th सेंचुरी के दौरान कुछ कंट्रीज़ को जिनको कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था उनको आज़ादी भी मिल गई। जितने भी मुल्कों को यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था उनको आज़ादी मिली। उन तमाम मुल्कों से हज़ारों राइटर्स ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिशें की, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को रिगेन करने की कोशिश की, अपने कल्चर को, अपने ज़ुबान को, अपने रिलीजन को रिगेन करने की कोशिश की। यानी कि जो हमने कॉलोनियलिज्म में पढ़ा कि उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके ज़ुबान को, इवन के जितना भी एजुकेशनल सिस्टम था, उन लोगों की जो सोच थी वो तमाम सप्रेस किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया और उनको टोटली कॉलोनाइज किया गया। तो उन तमाम जो लॉस्ट आइडेंटिटी थी, जो रिलीजन था, जो कल्चर था, को रिगेन करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपने वर्क्स के ज़रिए कॉलोनाइजर्स के लिए एंगर शो किया और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। उनके लिखे हुए काम को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के तौर पर जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने जो भी आज़ादी के लिए काम लिखे, उनके काम को, उनके वर्क्स को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म की समझ आई होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म को एज अ थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाया और फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है क्योंकि उनको पता हो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का बेसिक क्या है।
तो स्टूडेंट्स ये कहा जाता है, बल्कि ये बिलीव रखा जाता है कि एडवर्ड सैड का जो वर्क है ओरिएंटलिज्म, जो कि उन्होंने 1978 में लिखा, कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री में इसको लैंडमार्क माना जाता है। जब कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर इससे पहले की एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडवर्ड सैड जो हैं, एडवर्ड सैड वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज अ थ्योरी, और इन्हीं को ही फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अबाउट चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बदलना ही पोस्ट कॉलोनियलिज्म था। अ वर्ल्ड दैट हैज़ बीन चेंज्ड बाय स्ट्रगल, वो दुनिया जिसको बहुत स्ट्रगल के साथ चेंज किया गया। यूरोपियन पावर्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया, कॉलोनाइज किया और एक नई शेप दी, एक नया लैंड बनाया अपने लिए, एक नई प्रॉपर्टी बनाई। तो उस तमाम ऑर्डर को डिसऑर्डर करना ही पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म उन लोगों की हमायत करती है जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, जिनको बैरूनी ताकतों ने दबाया, उनकी लैंड को दबाया, उनके कल्चर को और उनकी ज़ुबान को एक्सप्लॉइट किया। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो वेस्टर्न वेज को, उनके कल्चर, उनके डोमिनेंट कल्चर को रिजेक्ट करती है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म दुनिया को बदलना है जो इतनी स्ट्रगल से बनाई गई, वेस्टर्न पावर्स की तरफ से उस सब स्ट्रगल को ज़ाया किया गया, यानी कि डिस्टर्ब करके रख दिया पूरी दुनिया को। तमाम कॉलोनाइज्ड लोगों को बोलने की हिम्मत दी। ये मेन जो पर्पस था पोस्ट कॉलोनियलिज्म का था कि जितने भी कॉलोनाइज्ड लोग थे उनको बोलने की हिम्मत दी जाती और उनको अपने हक में लड़ने की हिम्मत दी जाती। ठीक है, आई होप आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कुछ हद तक समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं मेन थ्योरिस्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे वर्क्स लिखे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट और मेन ऑथर्स की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट मेन थ्योरिस्ट हैं एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड पैदा हुए थे 1 नवंबर 1935 में और इनकी डेथ हुई थी 24 सितंबर 2003 में। एक प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसा कि हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ा कि इनको पोस्ट कॉलोनियलिज्म का फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने 1978 में एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म। इस बुक में उन्होंने ओरिएंट एंड इम्पीरियलिज्म को सुपरियोरिटी और स्ट्रेंथ के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है। एडवर्ड सैड कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईस्ट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। ठीक है, जैसा वो चाहते थे वैसा दिखाया है, उनकी रियलिटी को नहीं दिखाया। एडवर्ड सैड के कुछ फेमस आइडियाज़ हैं ओरिएंटलिज्म एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंटलिज्म मीन्स अदर, यानी कि ईस्ट, माइनर लोग जो वेस्ट की नज़र में माइनर हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेंट मीन्स वेस्टर्न पावर्स, यानी कि वेस्ट को ऑक्सीडेंट कहा है। एडवर्ड सैड कहते हैं कि लोगों के माइंड में एक रॉन्ग इमेज बनाया गया है ईस्टर्न के बारे में। एडवर्ड सैड ने अपनी बुक में ये डिस्कस किया है कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने ईस्टर्न्स को बाइस्ड रहते हुए डिस्क्राइब किया है, उनको लो दिखाया है, उनको बिल्कुल ही जो है वो अनसिविलाइज दिखाया है, उनको डार्क दिखाया है और उनकी बेहतरी के लिए काम करना, यानी कि खुद को अच्छा दिखाया है और उनको लो दिखाया है। और ये एक रॉन्ग इमेज है ईस्टर्न के बारे में। नेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं गायत्री सिपाविक। गायत्री सिपाविक 1942 में पैदा हुई। इनको को फाउंडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जिनमें इन्होंने मार्क्सिज्म के बारे में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में बात की। इनका एक फेमस ऐसे है, कैन द सबआल्टर्न्स स्पीक, क्या सबआल्टर्न्स बोल सकते हैं। 1988 में उन्होंने ये वर्क लिखा, ये ऐसे लिखा। उन्होंने सबआल्टर्न्स किन को कहा है? वो लोग जो बोल नहीं सकते, वो लोग जो सप्रेस्ड हैं, वो लोग जो कॉलोनाइज्ड हैं, वो लोग जिनको मार्जिनलाइज किया गया, जिन्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, उनको सबआल्टर्न्स कहा गया। उन्होंने अपने ऐसे में पूछा कि क्या सबआल्टर्न्स बोल सकते हैं या उनको बोलने की इजाज़त है, तो वो खुद ही इसको आंसर करती हैं। वो कहती हैं सबआल्टर्न्स कैन नॉट स्पीक। इस ऐसे में उन्होंने बात की कि किस तरह कॉलोनियलिज्म ने लो कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया, उनकी लैंड को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरिस्ट हैं होमी के भाभा, अ कल्चरल थ्योरिस्ट हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री। इन्होंने एक वर्क लिखा द लोकेशन ऑफ कल्चर। इस वर्क में उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। एक कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडिटी एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है मिमिक्री। कल्चर्स के मिक्स होने को हाइब्रिडिटी कहते हैं। और होमी की भाभा के अकॉर्डिंग 2 कल्चर्स जब मिक्स होते हैं तो इंसान की जो आइडेंटिटी होती है वो क्वेश्चन मार्क बन जाती है। ठीक है,
मीन्स कन्फ्यूजन पैदा होती है। आया कि कॉलोनियलिज्म के ओपोजर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, यानी कि कल्चरल मिंगलिंग होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या है? कॉपी करना, इमिटेट करना। और मिमिक्री कब होती है? जब किसी भी डोमिनेंट कल्चर को कॉपी करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉलोनाइजर्स के बिहेवियर को, मैनर्स को, वैल्यूज़ को और कल्चर्स को कॉलोनाइज्ड लोग कॉपी करते हैं उन पर मॉक करने के लिए। इस तरह से जो लिटरेचर वजूद में आता है उसे पैरोडी कहा जाता है। मिमिक्री एक स्वेयर क्रिटिसिज्म है जो कॉलोनाइजेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है, और जो राइटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो मिमिक्री लिखते हैं, पैरोडी लिखते हैं, यानी कि इस बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। मोस्ट रेडिकल एंटी कॉलोनियल राइटर्स को अक्सर मिमिक मैन भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो बहुत ज़्यादा इस बारे में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा मिमिक्री करते हैं, कि मोस्ट रेडिकल एंटी कॉलोनियल राइटर्स को अक्सर मिमिक मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेन थ्योरिस्ट हैं फ्रांटोस फैनन। ये फिलोसफर हैं, साइकाट्रिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखा। ये कहते हैं कि नेटिव लोगों को सब्जुगेट करना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और ये कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल वायलेंस के ज़रिए डीह्यूमनाइज्ड किया गया है लोगों को, जिन्होंने लोगों को मेंटली डिसेबल कर दिया है। उन्होंने एक बुक लिखी द रेस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि 1961 में उन्होंने लिखी। इस बुक में उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि कॉलोनियलिज्म को रोकने की ज़रूरत है। ये एक वायलेंस है, यानी कि एक्ट ऑफ वायलेंस इसको कहा है, जिसके ज़रिए लोगों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अभी हम डिस्कस करते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डबल कॉन्शियसनेस। जैसा कि हमने कल्चरल मिक्सिंग की बात की पहले, तो उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। इट मीन कि किसी दूसरे की राय को कंसिडर करते हुए अपना इमेज बनाना, यानी कि किसी दूसरे की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को समझना, इसी को हम डबल कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा कलर ब्लैक है तो जो नेक्स्ट पर्सन हमें देखेगा, वो जो हमारे बारे में सोचेगा, हम उसको इमेजिन करके खुद को वैसा समझेंगे, तो इसको हम कहते हैं डबल कॉन्शियसनेस होना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डायस्पोरा, आर डिस्पर्जन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड। लोगों को उनकी ओरिजिनल होमलैंड से डिस्पर्स करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब आर्ट्रेंस। ऑलरेडी हमने सब आर्ट्रेंस को डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म अच्छे से समझ आए होंगे। अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव क्या है? मेटा नैरेटिव इज अ स्टोरी अबाउट अ स्टोरी इनकम्पसिंग एंड एक्सप्लेनिंग अदर स्टोरीज। ठीक है, मेटा नैरेटिव जो है ये एक स्टोरी है जो कि दूसरी स्टोरी को इनकम्पस करती है और एक्सप्लेन करती है। कॉलोनाइजर्स ने नेटिव कॉलोनाइज्ड लोगों को अपने लिटरेचर में अनसिविलाइज्ड और इन्फीरियर दिखाया। जैसे कि हमने पहले बात की कि उन्होंने ईस्टर्न की एक गलत पिक्चर लोगों को दिखाई। उन्होंने अपने लिटरेचर में उनको अनसिविलाइज्ड दिखाया, इन्फीरियर दिखाया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया कि वो नेटिव लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं, उनको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। यानी कि ये जो बात है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न पावर्स जो हैं, वो ईस्टर्न्स को इनलाइट कर रहे हैं, उनको सिविलाइज कर रहे हैं। तो ये तस्वीर का एक रुख है। दिस इज़ वन स्टोरी। ओके, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर्स हैं उन्होंने उनको इस स्टोरी से प्रॉब्लम थी। ठीक है, उनके मुताबिक कॉलोनाइजेशन जो है सिविलाइजेशन या इनलाइटनमेंट नहीं है, ये एक ज़ालिमाना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने तस्वीर की दूसरी साइड दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपने वर्क्स में ये दिखाया कि कॉलोनाइज्ड लोग जो थे वो अनसिविलाइज्ड नहीं थे, जैसे उनको यूरोपियन पावर्स ने दिखाया। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपनी आइडेंटिटी को रीएस्टैब्लिश करना चाहा, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को रीगेन करना चाहा, और इसलिए उन्होंने लिटरेचर लिखा जिसको मेटा नैरेटिव के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है री राइटिंग हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को दोबारा लिखना। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को लगता था कि कॉलोनाइज्ड लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं है, ना ही उनका कोई कल्चर है, ना ही वो सिविलाइज्ड हैं। ठीक है, ना ही जो है उनका कोई रिलीजन है, वो टोटली इग्नोरेंट हैं। ठीक है, टोटली वो अनसिविलाइज्ड हैं।
तो उनको एनलाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि उनको टोटली इग्नोरेंट समझते थे। और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को ये हिस्ट्री का वर्जन पसंद नहीं आया। इस वर्जन के मुताबिक कॉलोनाइजर्स को हीरो समझा जाता था। वो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को रीराइट किया ताकि शो किया जा सके कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म एक ब्रूटल और इनह्यूमन चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रगल ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन क्या है? डीकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई। इसको एक एक्ट भी कहा जा सकता है जिसमें कोशिश की गई कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को आज़ाद करवाया जाए, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो है वो कंट्रीज़ को आज़ाद करवाया गया। नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने यूरोपियन जुल्म के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। यूँ भी कह सकते हैं कि इनके बगैर डीकोलोनाइजेशन जो है वो मुमकिन नहीं थी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इसी स्ट्रगल के साथ डील करता है। लिटरेचर के ज़रिए वो चाहते थे कि इंडिजिनस लोगों के कल्चर को, उनके माइंड्स को डीकोलोनाइज किया जाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स नेशनलिज्म और नेशनहुड में बहुत इंटरेस्टेड थे और पेट्रियोटिक थे। उन्होंने अपनी नेशन के बिहाफ पर बुक्स लिखी, फ्रीडम फाइटर्स को हीरो लिखा और लोगों में पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट को जगाया। और पेट्रियोटिज्म को जगाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की लैंग्वेज क्या थी? अगर हम चॉइसेस की बात करें तो राइटर्स के दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ऐसा था जो अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखना पसंद करते थे और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो कि इंग्लिश में लिखना पसंद करते थे। और ये माना जाता था कि जो राइटर्स अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे उनके वर्क्स के थ्रू अच्छे से ओल्ड एज मैनर्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता था, रादर देन जो राइटर्स जो ग्रुप्स इंग्लिश में लिखना पसंद करते थे। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म को थॉरोली डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तमाम पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।